खामोश रहकर भी नेक काम होते हैं साहब। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और आज प्रारंभ करते हैं नई कक्षा और नई कक्षा की एक नई किताब, कक्षा 12 की वितान भाग 2। आज कौन सी क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं हम? क्लास 12, क्लास 12। इससे पूर्व साथियों, जो नए साथी जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए, उनको जिन्होंने नहीं देखा, मैं उनको बता देता हूं अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। 9 से 12 वाले जो पाठ हैं उनमें क्लास 9 की दोनों पुस्तकें कृतिका और क्षितिज भाग 1 कंप्लीट कर ली। कक्षा 10 की दोनों कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 कंप्लीट कर ली। साथ ही कक्षा 11 की चारों किताबें कंप्लीट हो गई है। वितान भाग 1, अंतराल भाग 1, आरोह भाग 1 और अंतरा भाग 1, गद्य और पद्य सारे चैप्टर बहुत अच्छे से है, जो अच्छे से मैंने समझाए, आपको पढ़ा दिए हैं। जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं 2.5-3 महीने से, उनको पता होगा। और आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं क्या? क्लास 12 की, कक्षा 12 की प्रथम पुस्तक वितान भाग 2। ठीक है, इसमें आगे क्या क्या वो मैं बताऊंगा। इसके अतिरिक्त काव्य शास्त्री, और ये पाठों वाली क्लास चलती है अपनी 3 PM पर अपलोड होती है रोज। काव्य शास्त्र की अपलोड होती है 8 PM पर। अब काव्य शास्त्र के अंदर मैंने क्या क्या करवा दिया और सारा कुछ, ये ग्रेड 1 और 2 हेतु सारा कुछ निःशुल्क है साथियों। और काव्य शास्त्र वाला पोर्शन तो नेट के अंदर भी काम का है। काव्य शास्त्र में छंद करवा दिए, अलंकार करवा दिए, रस करवा दिया, काव्य गुण करवा दिए, काव्य दोष करवा दिए, काव्य रीतियाँ करवा दी, ये तमाम चीज़ें करवा दी। और अभी शब्द शक्ति है जो चल रही है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कक्षा 11-12 के अंदर बोर्ड में पुस्तक चला करते रही है, उसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जहाँ से सीधे सीधे सवाल है जो पूछे जाते हैं। तो ये सारा कुछ करवा दिया गया भाई साहब। अब वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, शेयर करना और साथियों को जोड़ना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लोगों को बताओगे, उन सभी ज़रूरतमंद साथियों की मदद होगी। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क और बहुत ही क्वालिटी के साथ में, गुणवत्ता के साथ में, ये नहीं है कि निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है तो फिर घास काटा जा रहा, नहीं, पूरी गुणवत्ता के साथ में आपको एक एक चीज़ समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जो विवेकशील विद्यार्थी है और जो पहले से जुड़ा हुआ है, उसे पता होगा यहाँ पर कितनी ईमानदारी से, कितने समर्पण भाव के साथ में जो आपको काम है जो करवाया जा रहा है। देखिए, वितान भाग 2 क्लास 12 की ये किताब है। आज हम पढ़ेंगे इसका पुस्तक परिचय। आप बोलोगे गुरुजी पाठों पर आओ ना, क्या पुस्तक परिचय पढ़ाते हो? लेकिन आपको पता नहीं शायद, बहुत बार क्या, हर बार परीक्षा के अंदर पुस्तक जो परिचय है, वहाँ से भी पाठों से संबंधित डिटेल होती है पुस्तक परिचय में भी, तो वहाँ से डायरेक्ट सवाल है जो उठाए जाते हैं। तो पुस्तक परिचय आपको पढ़ लेना आवश्यक है। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 4500 से ज़्यादा लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन सब की प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। देखिए, पुस्तक परिचय में जो जहाँ से सवाल बन सकते हैं केवल वो ही मैं आपको बताऊंगा। यहां से प्रारंभ होता है पुस्तक परिचय। यह पुस्तक यानी कि वितान भाग 2 पुस्तक कौन से पढ़ेंगे आज, जिसका परिचय देखेंगे, वितान भाग 2। पहला सवाल यह पूछा जा सकता है, वितान भाग 2 के अंदर इसमें कितनी रचनाएं हैं? कि कक्षा 12 की वितान भाग 2 पुस्तक में कितनी रचनाएं कुल? तो इसमें 4 रचनाएं हैं। कई बार पूछा जाता है 4, 3, 2, 1 दे दिया, क्या करोगे भाई साहब कि गुरुजी पाठ का तो सवाल पूछा ही नहीं, ये पूछ लिया कितनी रचनाएं इसमें। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी गया इस तरह का। तो इस पुस्तक में कितनी रचनाएं? 4। और इस तरीके से पुस्तक परिचय शायद ही कोई है जो पढ़ाता होगा। कोर्स खरीदोगे तो वहां पर भी शायद ही नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 रचनाएं पहली बात। अब 4 रचनाएं कौन कौन सी है, उनका ब्रीफ में परिचय यहां पर दिया गया प्रारंभ में, और यहां से सीधा सीधा सवाल है जो पूछा जाता है। पहली रचना है इसमें इस किताब में, आगे जो पहला पार्ट पढ़ेंगे वो है सिल्वर वेडिंग। कौन सा है? सिल्वर वेडिंग। ये एक लंबी कहानी है, तो ध्यान में रखना, सिल्वर वेडिंग लंबी कहानी है। मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती सी पर है नहीं। मनोहर श्याम जोशी की जो अलग और रचनाएं उनकी, उनसे अलग दिखती सी पर है नहीं उनकी जैसी। ये एक लंबी कहानी है सिल्वर वेडिंग।
यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक जो अंदाज है उनका मुहावरों से युक्त है, यानी कि जो मुहावरेदार जो भाषा है उससे श्याम जोशी की उससे उसको इंडिकेट करती है, या यूं कहें कि उन मुहावरों युक्त जो भाषा शैली है वो यहाँ पर भी देखने को है जो मिलती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते हैं जो चले गए हैं। मनुष्य को एक मनुष्य बनाने वाले जो संस्कार हैं, जो मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं घिसते जा रहे हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। तो किस कहानी के, अब देख लीजिए, यहाँ से सवाल पूछ लिया, आप सोच भी नहीं सकते सवाल कहाँ से बन सकते कि जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर किस कहानी के वाक्य हैं, किस कहानी के बीज वाक्य हैं। सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी के जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, यहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है। जो हुआ होगा में यथा स्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। तो समहाउ इम्प्रॉपर जो ये सेंटेंस आया इस कहानी के अंदर, आगे देखेंगे तब, एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व है। ये सवाल बन गया भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते कि जो सिल्वर वेडिंग जो अपनी कहानी है, ये सिल्वर वेडिंग जो कहानी है, इसके अंदर मुख्य चरित्र कौन है, इस कहानी का मुख्य चरित्र, तो वो है यशोधर बाबू के भीतर का द्वंद्व। यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व है, ठीक है। मुख्य चरित्र कौन, यशोधर बाबू, ध्यान में रखना। ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर ये भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी जो पढ़ा जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर विकास में बाधक उसके रूप में पढ़ा जा सकता है। तो ये हो गई अपनी पहली कहानी, पहली रचना वितान भाग 2 की सिल्वर वेडिंग। दूसरी रचना आती है जूझ। कौन सी, जूझ। ये मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है। 3 सवाल बन जाएंगे यहाँ से। पहला, जूझ जो रचना है वो किसकी है, तो मराठी के प्रख्यात जो कथाकार है डॉक्टर आनंद यादव की है। दूसरा सवाल, ये क्या है, जूझ एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, ठीक है, आत्मकथात्मक उपन्यास है। आ गई बात समझ में, ध्यान में रखना। और यह भी पूछा जा सकता डॉक्टर आनंद यादव किस भाषा के है, जो प्रख्यात कथाकार है मराठी के, ठीक है, मराठी लैंग्वेज के, जिसका एक अंश यहाँ पर दिया गया है। तो जो जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास है उसका एक अंश यहाँ पर जूझ शीर्षक से यहाँ पर दिया गया अपने। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। जूझ यानी जूझता हुआ जो संघर्ष वाला जीवन है उसकी झांकी यहाँ पर परोसी गई है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है और जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए एकदम हम कदम बन सकती है। तो देखिए, ये भी पूछा जा सकता है, जूझ आत्मकथात उपन्यास के अंदर किसकी कहानी है, एक किशोर की, एक वृद्ध की, इस प्रकार से भी ऑप्शन देके पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा आप। अगला जो तीसरी रचना है वितान भाग 2 की तीसरी रचना है अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव। अब देखिए सवाल कैसे बन सकता है, सवाल इस किताब से ऐसे भी बन सकता है, वितान भाग 2 की रचना नहीं है,
चारों रचनाओं में से 3 रचना दे दी, एक कोई और पाठ दे दिया, एक वितान भाग 1 का दे दिया, मान लो क्लास 11 का, तो आपको ध्यान में रखना वितान भाग 1 में कौन से, वितान भाग 2 में कौन से। इस प्रकार सवाल बन सकता है। अतीत में दबे पांव, तीसरी रचना इस किताब की, अतीत में दबे पांव। देखिए इसमें क्या है भाई साहब कि इतिहास हमें दिशा दे सकता है, तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। जो इतिहास तो हमें दिशा दे सकता है, लेकिन जो ऐतिहासिक नगर हैं वो सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इसको भी कि इतिहास हमें दिशा दे सकता है, तो ऐतिहासिक नगर किसको दिशा दे सकते हैं, सभ्यता के विकास को। ध्यान में रखिएगा। इसी संदर्भ में ये रचना ओम थानवी की यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिलाजुला रूप है। किसकी? ओम थानवी की जो यात्रा वृतांत और उनका जो रिपोर्ट का एक मिलाजुला रूप क्या है, अतीत में दबे पांव। जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित व्यवस्थित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके 2 महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। लेखक ने टीलों, स्नानगारों, मृदभंडों, कुओं, तालाबों, मकानों, मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति को समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से, यहाँ पर आपको हिस्ट्री की भी जानकारी हो जाएगी सद्या से थोड़ी, इत्मीनान से खोज कर हमें जो दिखलाया है, जिससे हम इतिहास के सपाट वर्णात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तर यानी सिक्त होते हैं, रम जाते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राणधारा से तर थी, सिंधु सभ्यता के प्राणधारा ने लोग जनजीवन था वहां पर। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। तो ये भी ध्यान में रखना, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर किसको बताया गया, मोहनजोदड़ो को बताया गया। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनिया के नीरस नियोजन की अपेक्षा ज्यादा रचनात्मक थी, बहुत सलीके से सुव्यवस्थित ढंग से था, क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चलती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर देखिए, बनावट देखिए, कहाँ पे क्या क्या बने, तो उसमें लगता है कि हर एक चीज के लिए व्यवस्थित ढंग से है जो उसका सेटलमेंट है जो किया गया था वहां पर। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसे समझ से अनुशासित थी। कौन सी? वह सभ्यता, ये पंक्ति दे दी, वह सभ्यता ताकत के बल पर मोहनजोदड़ो। उसमें भव्यता थी, आडंबर नहीं था, उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था। उसकी खूबी क्या थी? उसका सौंदर्य बोध, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। जो राजपोषित नहीं थी, धर्म पोषित नहीं थी, लेकिन समाज आम जनता का पोषण करने वाली थी। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेड़ चढ़ते जाना भी लेखक को है जो कचोड़ता है, थोड़ा सा तकलीफ देता है। अगली रचना आती है इस पुस्तक की, वितान भाग 2 की, डायरी के पन्ने। वितान भाग 2 की अगली रचना आती है डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने क्या है भाई साहब? ये आपने क्लास 10th में जब थे आप, तो इंग्लिश की किताब में भी थी, एने फ्रैंक वाली आपने पढ़ी होगी, वहां पर भी एक चैप्टर के रूप में। डायरी के पन्ने चौथी रचना है। यह डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। पहला सवाल ये बन गया कि डायरी के पन्ने डच भाषा में कब प्रकाशित हुई? डच भाषा में हुई थी पहली बार प्रकाशित 1947 में। उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। तो पहले डच भाषा में और फिर उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल इस शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। पहले 47 फिर 52। डायरी के पन्ने नाम से यहाँ उसके कुछ अंश दिए गए हैं। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं, जैसे कि आप अभी यूक्रेन और रूस वाला भी कहीं सुन रहे होगे कुछ। युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल जाता है, कई बार खास इलाकों के मनुष्य, जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त हो जाता है। युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है, जैसे जापान झेल रहा है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हमले हुए थे उससे। 1933 के इस पाठ में क्या है, क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। 1933 के मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद जब वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा, तब फ्रैंक परिवार ने अपने शहर को अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए
धीरे धीरे अपना बसेरा नीदरलैंड के जो एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 तक तो सब कुछ है जो ठीक ठाक रहा, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। तो पूछ लिया जाए, नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा कब? 1940 में। हालात और बिगड़ गए वहाँ साहब। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण एवं अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया। तो फ्रैंक परिवार किस महीने में या कब अज्ञातवास में चला गया? 1942 के जुलाई महीने में, ध्यान में रखना। जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी कि कब क्या करना है, पूरी योजना पहले बना ली थी उन्होंने। लेकिन जिसका तात्कालिक कारण बना, एन की बड़ी बहन मार्गोट को सेंट्रल ऑफिस फॉर जूइश इमिग्रेशन से आया बुलावा। ये उनको अज्ञातवास का मुख्य कारण बनना था। एन की बड़ी बहन कौन? मार्गोट। एक युवती के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान में जा छुपने का निर्णय लिया। वे अपने बदन पर कपड़ों की तहे जमाए, क्योंकि साजो सामान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पद बना देता, तो उसको जमा कर बिल्कुल ज़्यादा पहन लिया और कड़ी इस तरीके से। पैदल, क्योंकि यहूदियों किसी सवारी पर चलना मना था और ये यहूदी थे। उस जगह की ओर निकल पड़े। ये जगह थी ऑटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़े की 2 मंजिलें, जिन तक पहुंचने की सीढ़ी अलमारियों की एक कतार के पीछे छिपी थी। और यहाँ 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य उनके साथ जो रहने आ गए साहब। और इन 8 अज्ञातवासियों को, 8 लोग हो गए यहाँ पर अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली और वे 2 साल से कुछ ज़्यादा ही वक्त जो काट गए वहाँ पर। 4 अगस्त फिर 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो, हिटलर की खुफिया पुलिस, तो ये पूछा जा सकता है, गेस्टापो है हिटलर की खुफिया पुलिस, इसको कहा जाता है गेस्टापो, ने इस गोपनीय निवास पर छापा मारा। अब भाई साहब भी इतने 2 साल तक तो रह लिए, लेकिन फिर पता चला कैसे न कैसे, किसी ने शिकायत कर दी, पता चल गया। तो सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बने यातना गृह में जो भेज दिया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ जर्मनी की क्या हुई? पराजय के बाद जब यातना गृहों में कैद यहूदियों को आज़ाद कराया गया, अप्रैल 1945 का वो समय था, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता जीवित रह गए थे, बाकी सब परलोक। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ली, उनमें अपनी माँ और बहन के साथ एन भी है जो शामिल थी। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। तो एन फ्रैंक ने ये डायरी कब लिखी थी? उसी अज्ञातवास में लिखी थी। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 पर, 13 जन्मदिन कब? 12 जून 1942 पर, जब उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द यानी कवर वाली नोटबुक दी गई, तभी उसने तय कर लिया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। डायरी उसने व्यवहार में, जन्मदिन भी पूछा जा सकता, डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करते लिखने शुरू की। अब डायरी उसने क्या, उपहार में ही मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखनी शुरू की। अब किसको, ये पूछा जा सकता है एन फ्रैंक ने डायरी किसको संबोधित करते हुए लिखी? तो गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी जहाँ पर वो गुप्त रूप से अज्ञातवास को गए थे। एन का डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा था। तो पूछ ले इस डायरी की, तो आखिरी हिस्सा कब लिखा? 1 अगस्त 1944 को, जिसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातना गृह से वो जीवित निकल आने वाले ऑटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा, यातना गृह से जीवित को निकला ऑटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा, तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के कायल हो गए साहब। तो पिता कौन? ऑटो फ्रैंक इसके। और उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवा दिया भाई साहब। और सने सने धीरे धीरे वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। ये इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है।
हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं, भुगतने वाले की। और ये भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है नहीं, है ही, बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूषणों से पूरी तरह छूती भी है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया है। क्या लिखा है इसके परिचय हिंदी अनुवाद में, परिचय में, कि इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। तो एने फ्रैंक की डायरी क्या है? विशेष तौर से यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज, ये हिंदी अनुवाद में लिखा गया है। तो ये था पाठ परिचय। अब देख लीजिए, वापस एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला पार्ट है सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी साहब का। क्या है? लंबी कहानी है, एक लंबी कहानी है, ठीक है। जूझ आनंद यादव साहब का है माफ करें, आनंद यादव साहब का आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश है। अतीत में दबे पांव ओम थानवी साहब का है। और डायरी के पन्ने एने फ्रैंक। तो कितने चैप्टर है इसके अंदर? 4 रचनाएं हैं। तो ये हो गया इसका अच्छे से परिचय, और बाकी पाठ है जो कल से हम प्रारंभ करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, आप अभी नहीं किया तो। लाइक नहीं करते यार तुम लोग, शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में जरूर शेयर किया करो यार। जब भी वीडियो देखें शेयर कर दिया करो कि सर इतना मतलब निःशुल्क रूप से ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तो क्यों न हम भी जो है शेयर करके और साथियों को जोड़कर सर के परिवार को, सर के इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4500 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। और आप पढ़ाई को लेकर डिमोटिव रहते हैं, मुझे ये भी पता है। तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से। इस पर मैं पढ़ाई से रिगार्डिंग, पढ़ाई की आपकी समस्या उससे रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, और बहुत सारे डाले हुए हैं। तो आदि की आवाज़ यूट्यूब पर सर्च करो, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या है वहाँ का लगभग आपको निस्तारण वहाँ पर मिल जाएगा। जय हिंद, फिर मिलता।